तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमें आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस करने हैं, इसके साथ साथ एक एग्जांपल भी करेंगे। वो एग्जांपल कायदे से तो नेक्स्ट क्लास में आना चाहिए था, बट वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आपका जो डिस्काउंट वाउचर और लॉयल्टी पॉइंट है, तो इसी क्लास में उसको भी हम मर्ज कर देंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास आपकी काफ़ी छोटी रह जाएगी, ठीक है। तो ये वाले 2 क्वेश्चन और वाला एग्जाम्पल समझते हैं, बट उससे पहले आप वाला फ्लो याद रखना कि हम कर क्या रहे हैं। एक तो हमने वाला टॉपिक देखा था लास्ट क्लास में कि भाई लास्ट पार्ट में ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट वाउचर, बट इससे भी पहले हमारा फ्लो क्या चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम 5 स्टेप मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसमें सेकंड स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब कैसे इंसेप्शन पे आपको करना होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो हम पढ़ चुके हैं कि बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन और SIPO होना चाहिए आपका सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। बट यहाँ पर बात आती थी कि भाई रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन प्राइजेस की, जिसमें एक बात इसी में ही हाउ टू आइडेंटिफाई में पहले तो यहाँ पर कहा गया था कि डिस्काउंट वाउचर को आप और रॉयल्टी पॉइंट को आप अलग से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मानते हैं। अब इस पे ही इन दोनों पर एक स्पेशल पॉइंट था यहाँ पर कि भाई क्या ट्रीटमेंट रहती है इसकी। सबसे पहले वो कहता था कि सेपरेट तो चलो मान लेंगे हम, है ना, सेपरेट इसको पर हो, जैसे गुड ए, गुड बी और गुड सी, सर्विस बी, गुड सी, ऐसे करके हम मानते थे 3 PO, है ना। और यहाँ पर भी कह रहा है ये होगा तो इसको चौथा PO मान लेंगे हम, ठीक है। बट इसमें फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है सबसे पहले, फेयर वैल्यू, है ना। फेयर वैल्यू का क्या यूज़ है वो आज वाली क्लास में आपको क्वेश्चन के जरिए पता चल जाएगा। तो बट निकालते कैसे थे कि भाई डिस्काउंट का कितना परसेंटेज है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर परचेज कितनी है, न्यूमेरिक टर्म्स में यहाँ पे परसेंटेज है ना, या कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दोगे आप, परचेज कितनी, परचेज पे कितनी, आपको क्या लगता है कितनी परचेज हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कितनी है। प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना वो तो दोनों में है। इससे पहले का देखो आप, प्रोबेबिलिटी तो होनी है, प्रोबेबिलिटी कितने चांस हैं, यहाँ पर भी देखना था हमने रॉयल्टी पॉइंट में कितने चांस हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है और एक्सपेक्टेड फ्यूचर परचेज कितनी है। ये दोनों चीज़ें देख लोगे, प्रोबेबिलिटी तो वैसे याद रहता है। यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ऑब्वियसली पॉइंट्स है तो वहाँ पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, यहाँ पॉइंट्स है तो पॉइंट्स कितने अक्रू हो गए और एक पॉइंट की कितनी वैल्यू है। देखो ना, न्यूमेरिक टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना है इस चीज़ को, इस बेसिस पे और इस बेसिस पे तो न्यूमेरिक टर्म्स में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये तो दोनों ही परसेंटेज है, ये बीच वाला है जो आपका जो नंबर में लेके आएगा इसको, ठीक है ना, और रुपये में लेके आएगा एक तरह से कहें तो। यहाँ पर भी आपका ये बीच वाला वैल्यू पर पॉइंट, यहाँ पर तो पॉइंट्स अक्रूड मान लेते हैं, एक 100 पॉइंट अक्रू हो गए, हर पॉइंट की कितनी वैल्यू थी, 2 रुपये, है ना। तो अब आपका ये रुपये के टर्म्स में आ जाएगा। तो फेयर वैल्यू सबसे पहले आपको निकालनी है इसकी, ठीक है। और ये जो फेयर वैल्यू है ना, आपको अभी बता देता हूँ मैं, यही फेयर वैल्यू आपकी स्टैंड अलोन प्राइस होती है। यही फेयर वैल्यू जो है आपकी वो स्टैंड अलोन प्राइस होती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको आपको स्टैंड अलोन प्राइस में बांटना होता है, ये सही है ना। तो अब इसकी भी तो स्टैंड अलोन प्राइस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन प्राइस तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, बट आपको जो स्टैंड अलोन प्राइस है इसकी नहीं दे रखी होगी, तो आपको ऐसा फिगर्स दे रखी होंगी, आपको इसकी फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो फेयर वैल्यू है वही स्टैंड अलोन प्राइस है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को आप गुड ए और आपका जो डिस्काउंट वाउचर है दोनों में आपको बांटना पड़ेगा, है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन से कैसे समझ आएगा हमें वहाँ से। एक यहाँ पर एक पॉइंट था कि इसको आप इंसेप्शन पे निकालते हो और आप रिवाइज करते रहते हो रिटर्मशन और रिपोर्टिंग डेट पर। इंसेप्शन पे निकाल देते हो, बाद में रिवीजन होती रहती है इसकी, वो देखेंगे क्वेश्चन से आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चेंज अगर कुछ चेंज होता है तो आप उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट बोलते हो, ठीक है। तो यही है, इस स्टैंड अलोन प्राइसेस की बात मैं कर चुका हूँ। और बाकी क्या कहता है, रिकॉर्ड रिवेन्यू फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एज गिवन बाय इंडेक्स 115, एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। अब क्या कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस है ना आपको, उसको आपने एलोकेट करना है डिस्काउंट वाउचर में। ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है डिस्काउंट वाउचर में। और जनरल एंट्री के नीचे बेस पे बता रहा है कि एंट्री क्या रहेगी इसकी, उसको कहोगे क्या, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे हम ट्रांजैक्शन प्राइस को, जैसे अभी डिस्काउंट वाउचर नहीं भी था तो ट्रांजैक्शन प्राइस को गुड ए, सर्विस बी और गुड सी में एलोकेट किया था, उसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन में गुड ए है और एक डिस्काउंट वाउचर है, तो ट्रांजैक्शन प्राइस को आपको दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में अगर रिडीम हो जाता है कोई भी चीज़ तो आप इसको क्या कहोगे, लायबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर या लॉयल्टी पॉइंट डेबिट टू रेवेन्यू, ठीक है। अगर रिडीम हो जाता है तो आप इसको, रिडीम की बात कर रहे हैं वाली, ठीक है, क्वेश्चन से समझ आएगा। बाकी जब भी रिडीम होगा ना ये, तो आपको ये वाला करके देख लेना कि भाई रेवेन्यू में कितना अमाउंट डालना है। ये जो एंट्री डालोगे तो वहाँ पर रिडम्पशन के टाइम पर रिवेन्यू में कितना अमाउंट डालोगे वो इस बेसिस पे पता लगेगा आपको कि भाई डेफर्ड रिवेन्यू कितना है, ऊपर से पता लग जाएगा
क्वेश्चन के जरिए बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। आगे कहता है पॉइंट्स अवेल टिल डेट और डिवाइडेड बाय बेस्ट एस्टीमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स टू बी अवेल्ड। ये तो सिंपल चीज़ है, क्या कह रहा है कितने पॉइंट अभी तक अवेल कर चुके हैं और आपका एस्टीमेट क्या कहता है कि टोटल कितने अवेल होंगे, ठीक है। और अभी तक जो आपने रिवेन्यू ऑलरेडी मतलब पॉइंट्स पे डाल रखा है, रिवेन्यू ऑन पॉइंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वो माइनस कर देना, ठीक है। एक्सपायर होते हैं तो भी यही वाली एंट्री करोगे, और अगर कोई थर्ड पार्टी को आप कॉस्ट देते हो तो आप उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से पेमेंट दिखाओगे जनरल एंट्री में, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन करते हैं वाला। आंसर तो इसका काफ़ी छोटा है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इसका 47 नंबर है, तो ये बुक से देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47। और सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। आप अभी खुद करके अब पढ़ोगे करोगे ना तो आपको खुद लगेगा यार सीरियसली अगर अपने कॉन्सेप्ट से इसे समझ लिया ना तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। फिर भी चलो एक बार रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹1000। एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी gives the customer a 40% discount voucher for any future purchase up to ₹1000 in next 30 days. The entity intends to offer a 10% discount on all sales during the next 30 days as part of seasonal promotion. The 10% discount cannot be used in addition to the 40% discount voucher. The entity believes that there is 80% likelihood that the customer will redeem the voucher, and on an average a customer purchases 500 of additional products, ₹500 of additional products. Determine how many POs does the entity have and their standalone prices and allocate transaction prices. सबसे पहले तो कह रहा है डिटरमाइन करना है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड प्राइसेस क्या क्या हैं उनके, और फिर एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस को। तो क्वेश्चन को भी दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। तो एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹1000, ठीक है। एक प्रोडक्ट बेचा उन्होंने ₹1000 का। एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी गिव्स कस्टमर अ डिस्काउंट वाउचर। 40% का डिस्काउंट वाउचर जो है ना वो उसने पकड़ा दिया एंटिटी ने कस्टमर को। फॉर एनी फ्यूचर परचेज अप टू ₹1000 इन नेक्स्ट 30 डेज। तो कस्टमर अगर नेक्स्ट 30 डेज में अगर आता है तो ₹1000 तक का उसको डिस्काउंट कंपनी दे देगी, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, यहाँ तक तो समझ आ गया कि 40% का डिस्काउंट वाउचर दिया उसको, जब भी वो फ्यूचर में आएगा तो उसको मिल जाएगा डिस्काउंट। द एंटिटी इंटेंड्स टू ऑफर अ 10% डिस्काउंट ऑन ऑल सेल्स। एंटिटी जनरली 10% डिस्काउंट तो वैसे भी देती ही है, और यहाँ पर क्या कह रही है कि जनरल नेक्स्ट 30 डेज में जो है प्रमोशनल और सीजनल वाला ऑफर चल रहा है जैसे चलता है, तो 10% उसमें जनरली सब कस्टमर को मिल ही रहा है, बट इस वाले कस्टमर को कितना मिलेगा? 40%। तो इसमें आपको अफेक्टिव डिस्काउंट देखना होता है। क्या देखना होता है? अफेक्टिव डिस्काउंट। उस कस्टमर स्पेसिफिक को आप देखो तो उसको कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 30% मिल रहा है, ठीक है। 10% तो सबके लिए मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है इसको? अफेक्टिव तो इसका 30 ही है, वैसे भी जाता तो इसको 10% तो मिल ही जाता। The 10% discount cannot be used in addition to the 40% डिस्काउंट वाउचर। इस लाइन को पढ़ के भी यही समझ आता है कि जो 10% है, जैसे 40 है और 10 वो हो गया 50% नहीं, 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 40 ही मिलेगा। 10% एडिशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक्चुअल में देखें तो इसको 30% डिस्काउंट दिया इन्होंने, है ना। पागल बना रहे हैं 40% बोल के, एक्चुअल में तो 30 ही दिया। अगर सच में डिस्काउंट देना था तो 40% और 10% 50% देते कि भाई 40% तेरे पास वाउचर पड़ा है और 10% जो है तो तू कस्टमर नॉर्मल कोई भी आता तो उनको देते ही तेरे को भी दे देंगे, तो 50 हो गया। लेकिन यहाँ पर ये 40 दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तेरे को 10 वाला तो मिलेगा ही नहीं, तो एक्चुअल में ये 30% डिस्काउंट देंगे इसको। द एंटिटी बिलीव्स दैट देयर इज 80% लाइकलीहुड दैट द कस्टमर विल रिडीम द वाउचर। तो 80% चांस है कि कस्टमर जो है वो रिडीम करेगा, ठीक है। आगे कहता है ऑन एन एवरेज अ कस्टमर विल परचेज ₹500 ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट। तो कितना एक्सपेक्ट करता है, कितने रुपए की परचेज रहेगी? ₹500 की परचेज रहेगी। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होता था कि कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक तो गुड्स ए को डिलीवर करने का है और दूसरा है आपको डिस्काउंट वाउचर का। डिस्काउंट वाउचर को तो आप सेपरेट पीओ मानते हो, हमने पढ़ा ही हुआ है। और एक प्रोडक्ट ए है आपका जिसको आपको डिलीवर करना है। तो एक चीज़ तो काम हो गया हमारा, जिसने बोला था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बताओ कितनी है, तो 2 है। कह रहा स्टैंड अलोन प्राइस निकाल के बताओ, तो दोनों का स्टैंड अलोन प्राइस निकालना है। अब 2 चीज़ें यहाँ पर, प्रोडक्ट ए का तो स्टैंड अलोन प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं है, सामने दे रखा है, ये देखो ये रहा प्रोडक्ट ए का स्टैंड अलोन प्राइस तो दे ही रखा है ना। अब स्टैंड अलोन डिस्काउंट वाउचर का भी आपको स्टैंड अलोन प्राइस निकालना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था वो काम आएगा हमारा कि भाई डिस्काउंट वाउचर के केस में स्टैंड अलोन प्राइस कैसे निकालते हो आप। तो ऐसे निकालते हो, पहली चीज़ तो ये इंसेप्शन पे निकालते हैं हम, ठीक है। ये जो काम कर रहे हैं इंसेप्शन पे ही कर रहे हैं हम। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंसेप्शन पे निकालना है।
अफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज, एक्सपेक्टेड फ्यूचर परचेज, प्रोबेबिलिटी टू परचेज। अफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर कितना है, अफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज समझ आ रही है। अफेक्टिव का मतलब अब क्या है, अफेक्टिव है यहाँ पर 30%। दूसरी चीज़ क्या थी, एक्सपेक्टेड फ्यूचर परचेज 500 रुपये की है एक्सपेक्टेड फ्यूचर परचेज इस कस्टमर की, ठीक है, जो 1000 रुपये का माल खरीद के गया कि फ्यूचर में 500 का खरीदेगा। ये हो गया एक्सपेक्टेड फ्यूचर परचेज। तीसरा आता है प्रोबेबिलिटी टू परचेज, कितना परसेंट चांस है, 80% चांस है कि ये फ्यूचर में खरीदेगा। तीनों चीज़ें हो गई, ठीक है। बट आपको याद होगा कि हमने ये वाला इसको हमने स्टेप वाइज कुछ समझा था कि ये स्टेप 1 में ये करना है, स्टेप 2 ये कहता है कि इंसेप्शन में निकालना है, स्टेप 3 में एलोकेट करते हैं और स्टेप 4 में हम रिस्क को रिडीम कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके सोल्यूशन पे। क्वेश्चन तो अपने को समझ आ गया, ठीक है। सोल्यूशन है, यहाँ से देखते हैं नीचे से क्या है सोल्यूशन। कह रहा है एंटिटी हैज़ फॉलोइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो ये पता है हमें। कह रहा है स्टैंड लोन प्राइस निकालना है इंसेप्शन पे, ठीक है। कुछ नहीं है, आप इजीली पढ़ सकते हो इसको। स्टैंड लोन प्राइस जो गुड का था वो तो 1000 था, डिस्काउंट वाउचर का स्टैंड लोन प्राइस कितना है वो निकालना पड़ेगा हमें। अफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज था 30%, फ्यूचर परचेज कितनी लगती है आपको 500 की, प्रोबेबिलिटी टू परचेज कितनी है 80 रुपये, तो कितना इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ गया। तो आपके पास दोनों की इसकी आप क्या कहते हो इसको, ये फेयर वैल्यू है, ठीक है। बट जब निकाल लोगे जो अमाउंट आएगा उसको आप स्टैंड अलोन प्राइस कहोगे, क्या कहोगे, स्टैंड अलोन प्राइस। तो 1000 ये हो गया, 120 ये हो गया, दोनों का स्टैंड अलोन प्राइस आ गया। अब याद करो ट्रांजैक्शन प्राइस जो आपको दे रखा है यहाँ पर, ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है 1000 रुपये, ट्रांजैक्शन प्राइस भी 1000 है। ट्रांजैक्शन प्राइस जो 1000 है उसको आप ट्रांजैक्शन प्राइस को आप बांट देते थे, जितने भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होते थे उनमें किस बेसिस पे बांटते थे, स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो पर। हमने एग्जांपल करा था अच्छे से वो गुड ए सर्विस बी गुड सी वाला, जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन प्राइस को तीनों के स्टैंड अलोन प्राइस के बेसिस पे हम बांट देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको, जो ट्रांजैक्शन प्राइस है 1000 रुपये, 1000 रुपये को आपने गुड में, गुड्स ए में और डिस्काउंट वाउचर दोनों में बांटना है। किस बेसिस पे बांटोगे, बांटना है हमने इसको स्टैंड अलोन प्राइस की रेशो पे। स्टैंड अलोन प्राइस क्या है 1000 रुपये, 120 रुपये। तो गुड ए की मैं बात करूँ तो उसको 1000 में कितना मिलेगा, 1000 इंटू, बोलो 1000 इंटू उसका कितना है स्टैंड अलोन प्राइस 1000, और टोटल कितना है 1120, ठीक है। टोटल कितना है 1120 स्टैंड अलोन प्राइसेस की मैं बात करूं। आपको मैं पीछे से दिखा देता हूँ एक बार, हमने ऑलरेडी कर रखा है ये वाली चीज़, तो कि आप कैसे उसमें प्रोडक्ट्स में आप इसको बांटते हो। ये देखो यहाँ पर हमने किया था, जहाँ पर ये सर्विस की बात करते थे, टोटल कितना था 2,60,000 इंटू 80,000 जो सर्विस का स्टैंड अलोन प्राइस था, डिवाइड बाय 2,90,000 जो टोटल स्टैंड अलोन प्राइस था। याद है वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने देखा था कि भाई 2,60,000 तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, बट ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटना होता है स्टैंड अलोन प्राइस के बेस पे, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि अब पीछे भी लिखी गई थी, क्या था, एलोकेट करो। क्या एलोकेट करो, ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ डिस्काउंट वाउचर। कह रहा है आप यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको एलोकेट करोगे डिस्काउंट वाउचर में, तो उसको क्या कहोगे आप, डेफर्ड रेवेन्यू कह सकते हो या तो लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर भी कह सकते हो। चलो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। सिंपल सी चीज़ चल रही है जो समझ आ रही है अब तो। 1000 इंटू कैसे हमने इसको स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो में हमने इसको बांटा है, रेशियो निकाल ली, ऐसे भी रेशियो, स्टैंड अलोन प्राइस निकाला, उसके बेस पे इसकी रेशियो आ गई, ठीक है। अब ये तो आ गया आपका जो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करा 892,108। अब आगे आते हैं, इसमें मांगा तो नहीं था क्वेश्चन में बट फिर भी कर देते हैं यहाँ पर जनरल एंट्रीज। ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन तो कोई एंट्री नहीं रहेगी, सिर्फ ऐसे भी कैलकुलेट कर लेना। इंसेप्शन पे बताया था, जैसे अभी पीछे लिखा हुआ था कि इंसेप्शन पे आपको ऐसे भी कैलकुलेट करना होता है, तो उसका जैसे दोनों का ऐसे भी आपने 1000 और 120 निकाला था, है ना, तो उसके बेस पे तो आपने इसको बांटा। आगे कहता है जिस दिन गुड को डिलीवर करा आपने, ठीक है, जो गुड्स था जिस दिन आपने उसको डिलीवर कर दिया, तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर बिलिंग डेट सेम है। बिलिंग डेट समझ आता है कि एक तो वो दिन रहता है जिस दिन आप डिलीवर करते हो, जैसे 1/4, 1/4, 2/4 को डिलीवर करे, है ना, या फिर सर्विसेज सर्व करी, जैसे गुड सी एक ही दिन डिलीवर कर दिया। बट इन सब की जो बिलिंग डेट थी वो तो अगले साल की मार्च की, है ना, मार्च में आ रही थी वाली डेट। तो इस क्वेश्चन में एज्यूम कर लो, चलो एज्यूम कर लो कि जो आपकी बिलिंग डेट है और जो आपकी रिवेन्यू बुकिंग डेट है ना, जिस दिन आप डिलीवर करते हो गुड्स को, वो दोनों सेम है। एक बात बताओ, जिस दिन आप गुड डिलीवर करते हो क्या एंट्री करते हो, गुड डिलीवर कर दिया मैंने आज, ठीक है, तो क्या एंट्री करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रिवेन्यू, है ना। और जिस दिन बिलिंग डेट होती है उस दिन क्या एंट्री करता हूँ मैं, कि यहाँ पर करा मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट टू रेवेन्यू। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करा है, बिलिंग डेट पर आकर मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट को क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट कर दूंगा डेटर्स को, ठीक है। और जो डिफरेंस रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट बन जाता है मेरा, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट को काट दूं तो हमारी एंट्री नहीं बन जाएगी
डेटर डेबिट टू रिवेन्यू, अगर दोनों डेट सेम है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो करने की जरूरत ही नहीं है अब, है ना। तो ये वाली एंट्री बन गई आपकी कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेटर डेबिट टू रिवेन्यू टू लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर कैसे आई है बता रखा है, यहाँ फॉर्मूला इसने लिख रखा है, इसको छोड़ो। यहाँ पर जो है डेटर डेबिट टू रिवेन्यू फ्रॉम सेल टू लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर, डिलीवरी जिस दिन कर दी ये वाली एंट्री होगी, और बिलिंग डेट भी सेम है मान लेते हैं, ठीक है। अब आता है, अब ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अभी रिडीम थोड़ी ना हुआ है। रिडीम्पशन तो इसका आगे जाके होगा, जब वो बंदा हमसे माल खरीदेगा, आगे चल के कह रहे हैं ना वो 500 का खरीद सकता है, ऐसे लग रहा है। बात तो आगे चल के पता चलेगी, आज तो नहीं पता चल सकता। आज तो हमने एस्टिमेटेड बेसिस के हिसाब से यहाँ पर 108 लिख दी है। हो सकता है आगे चल के इसका एस्टिमेशन जो है वो चेंज हो जाए, है ना। यहाँ पर ये कह रहा था यहाँ पर कि ये रिवाइज भी हो सकता है, कि कैलकुलेट तो कर दे तो इंसेप्शन पर, रिडम्पशन या रिपोर्टिंग डेट पर ये रिवाइज हो सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट आपकी हो सकती है ईयर एंड हो सकती है, रिपोर्टिंग डेट क्वार्टरली भी हो सकती है, ठीक है। तो और रिवाइज कब हो सकता है, रिडम्पशन डेट पर भी रिवाइज हो सकता है वाला, ठीक है। वो देखेंगे इस एग्जाम्पल में तो चलो रिवाइजन नहीं हो रहा कुछ इसका। तो जिस दिन रिडम्पशन डेट है ना, तो जिस दिन आपका रिडम्पशन डेट है तो उस दिन क्या आप एंट्री करोगे। पहले तो एंट्री की मैं बात करता हूँ, फिर बताते हैं कि ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या करोगे, लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर डेबिट टू रिवेन्यू, लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर डेबिट टू रेवेन्यू। यहाँ पर जिस दिन वो रिडीम करेगा उस दिन आप ये लाइबिलिटी वाली जो ऊपर क्रेडिट करी थी इसको आप डेबिट कर दोगे और क्रेडिट किसको कर दोगे, रेवेन्यू को। अगर एक तरह से देखें तो यहाँ पर डेटर डेबिट टू रेवेन्यू, आपने 108 रुपये कम रेवेन्यू बुक करा, बाद में चल के जब उसने रिडीम कर लिया तब आपने वाला रेवेन्यू भी बुक कर दिया। अब यहाँ पर एक सर ने जो बात लिखवाई हुई है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं कस्टमर यूज डिस्काउंट वाउचर, अब इट में यूज़ फॉर 600 और 400, हो सकता है वो 600 रुपये के लिए यूज़ करे, हो सकता है वो 400 रुपये के लिए यूज़ करे। अगर 600 के लिए यूज़ करते तो क्या होगा, 400 के लिए यूज़ करते क्या होगा, जो भी होगा हमारा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट हो जाएगा ये वाला। तो अगले क्वेश्चन में आपको ये वाली चीज़ समझ आएगी कि अपना कैसे एस्टिमेशन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी लिखा है, कह रहे हैं अवर स्टॉक विल रिड्यूस एंड वी विल अर्न लोअर रेवेन्यू ड्यू टू डिस्काउंट वाउचर। ऑब्वियसली जो चीज़ आप बेच रहे हो उस पर कीमत तो आपकी उतनी ही लग रही है, बट भैया बिकॉज ऑफ डिस्काउंट वाउचर आप उसको कम दाम में बेच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा यहाँ पर कैंसिल हो जाता तो क्या करते हैं, तो भी एंट्री रहती है आपकी, कैंसिल हो जाता तो भी गए थे, है ना। यहाँ पर लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर लिखा हुआ है, उसको आप रेवेन्यू में बात करी है हमने, कैंसिलेशन के टाइम पर भी आप ये वाली एंट्री करते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। है कुछ भी नहीं है, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से ही, बट भैया क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप खुद कहोगे जब एक क्वेश्चन हो जाएगा आप कहोगे कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। आरटीपी में 2019 का क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। तो क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। KK Limited runs a departmental store which awards 10 points for every purchase of ₹500, which can be discounted by customer for further shopping with same merchant. Each point is redeemable on any future purchases of KK Limited products within 3 years. Value of each point is ₹0.5. During the accounting period 17-18, the entity awarded 1 crore points to various customers, of which 18 lakh points remained undiscounted. To be redeemed till 31 March 2020, the management expects only 80% of the remaining will be discounted in future. The company has approached your firm with the following queries and asked, क्वेश्चन सही था, क्या क्या पूछा, you to suggest the accounting treatment journal entry under the applicable Ind AS for these award points. तो ABCD 4 केस हैं, ठीक है। तो एक केस क्या है, हाउ शुड द रिकॉग्निशन टू बी डन फॉर सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10 लाख ऑन द पर्टिकुलर डे। अभी सिर्फ इतनी बात करते हैं, ठीक है। क्या कहता है, KK लिमिटेड रन्स एक डिपार्टमेंटल स्टोर जो कि 10 पॉइंट देता है। अगर आप 500 रुपये, जैसे रिलायंस में नहीं मिलते, तो 500 रुपये की खरीद पे 10 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग। ऑब्वियसली आगे की आप शॉपिंग करोगे तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं आप वो रिडीम कर लेते हो। रिडीम कर लेते हो मतलब कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे रिलायंस में आप जाओ तो आपके वो कार्ड देते हैं, कार्ड में जितने की भी परचेज होती है उस हिसाब से आपको पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे 500 की परचेज किया तो 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो अगर आपने 500 की परचेज किया 10 पॉइंट मिले, लेकिन
आपको अगली परचेज पे कितना डिस्काउंट मिल सकता है, वो 10 पॉइंट जो है ना यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है रुपये के टर्म्स में वो भी लिखा हुआ है। कह रहा है ईच पॉइंट इज रिडीमेबल ऑन फ्यूचर परचेज विद इन 3 ईयर्स। कह रहा है 3 साल के अंदर अंदर आपको रिडीम करना हो, 3 साल तक आप कुछ खरीदने नहीं आए तो वो पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज़ 50 पैसे, मतलब अगर आपके कार्ड में 100 पॉइंट है तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। परचेज आप कितने का भी करो, यहाँ पर परचेज की बात नहीं लिखी, इसमें इतना लिखा कि फ्यूचर में आप परचेज करोगे, कार्ड में ऐसा रहता ही है कि कितने का भी परचेज करो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट की आप परचेज कितने का कर रहे हो। यहाँ तो लिखा है कि 500 की परचेज पे 10 पॉइंट मिलेंगे, तो पॉइंट तो आपको 500 की परचेज पे 10 पॉइंट मिल जाएंगे और हर पॉइंट की वैल्यू 50 पैसे है, ठीक है। मान लेते हैं आपके कार्ड में अगर 100 पॉइंट पड़े तो आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर 2017-18 द एंटिटी अवॉर्डेड 1 करोड़ पॉइंट्स टू वेरियस कस्टमर्स। 1 करोड़ पॉइंट्स जो है टोटल कंपनी ने अवॉर्ड करे, ठीक है। जितने की भी परचेज करी होगी उतने पे 1 करोड़ के जो पॉइंट्स थे कंपनी ने अवॉर्ड कर दिए। आउट ऑफ विच 17-18 की बात कर रहे हैं, 17-18 साल में 1 करोड़ पॉइंट्स अवॉर्ड किए गए। आउट ऑफ विच, अच्छा वैसे एक बात करें अगर कि 1 करोड़ पॉइंट 17-18 में ये जो बोल दिए इन्होंने, ये कब तक वैलिड है, 3 साल तक। तो इन्होंने 1 करोड़ पॉइंट दिए 17-18 में। आउट ऑफ विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेंड अनडिस्काउंटिंग टू बी रिडीम्ड विल टिल 31 मार्च 2020। कह रहे हैं जो लास्ट डेट है ना, हमने 3 साल की जो बात करी थी इन पॉइंट्स की, लास्ट डेट जो रहेगी वो 31/3/2020 रहेगी। तो 1 करोड़ पॉइंट 17-18 में दिया इन्होंने पूरे साल में, है ना। और कह रहे हैं कि आपको जो परचेज करनी है वो कब तक करनी होगी, 31 मार्च 2020 तक। जिसमें से बता रहे हैं कि अभी भी जो है ना इनके 18 लाख पॉइंट्स जो है वो अभी डिस्काउंट नहीं हुए हैं, मतलब 82 लाख पॉइंट जो है डिस्काउंट हो चुके होंगे अभी तक। 18 लाख पॉइंट जो है वो अनडिस्काउंटेड है। उसमें भी ये कह रहे हैं कि 80% चांस है कि ये वाले जो पॉइंट हैं जो अनडिस्काउंटेड पॉइंट पड़े हुए हैं 18 लाख, ये कस्टमर जो है आगे चल के रिडीम करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जनरल बातें जो बताई थी हो गई है हमारी। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ शुड द रिकॉग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ 10 लाख ऑन पर्टिकुलर डे। कह रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर डे पे सेल करा है 10 लाख रुपए का, तो इसका आप रिकॉग्निशन कैसे करोगे। 10 लाख रुपए की सेल कर दी आपने पर्टिकुलर डे पे, सेल ऑफ आपका जो गुड हुई है वो 10 लाख रुपए की हुई है। चलो क्वेश्चन अगर हम इसका सोल्यूशन के जरिए सोचें हम कि क्या करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसएपी देखते हैं, है ना। देखो आपको ट्रांजैक्शन प्राइस तो दे रखा है, अब एसएपी देखो, एसएपी गुड का एसएपी क्या है, यही लोगे 10 लाख रुपए, है ना। इन टर्म्स ऑफ लैक्स बात करूँ अगर मैं, तो गुड्स का तो एसएपी 10 लाख रुपए लोगे। और जो दूसरा आता है लॉयल्टी पॉइंट का एसएपी क्या लोगे आप। लॉयल्टी पॉइंट का एसएपी निकालते कैसे थे, वो पहली बात तो एक ही आपको याद है। लॉयल्टी पॉइंट का एसएपी कैसे निकालते हैं, ये रहा, पॉइंट्स एक्रूड इनटू वैल्यू पर पॉइंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिडम्पशन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 2 चीज़ें तो मैं बहुत आराम से बता सकता हूं कि वैल्यू पर पॉइंट कितनी है 50 पैसे और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिडम्पशन कितनी है 100%। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिडम्पशन कितनी है इसकी 100%। कैसे है भाई, ये जो ऊपर फैक्ट्स दे रखे हैं ना, ये तो बता रखा था इसने कि 17-18 में मैंने 1 करोड़ पॉइंट जो है वो इशू करे, जिसमें से 18 लाख जो रह गए हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है 80%। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। ये वैसे बात कर रहे हैं कि एक जनरल पर्टिकुलर डे पे अगर मैंने ऐसा करा है तो क्या होगा, ये 80% का, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दे रखी, यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी 100% एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। 80% का क्या यूज़ होगा हम आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए आपको प्रोबेबिलिटी 100% एज्यूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें थी, आपको जो ऐसे भी निकालना होता है, तो एक तो हो गया आपका वैल्यू पर पॉइंट 50 पैसे, प्रोबेबिलिटी आपने मान लिया 100%। अब आता है पॉइंट्स एक्रूड। पॉइंट्स एक्रूड ऊपर के क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ अभी छोड़ो, ऊपर जो जनरल फैक्ट्स दे रखे हैं आप ये देखो कितने पॉइंट्स एक्रू हो गए। 10 पॉइंट मिलते हैं 500 की सेल पे, 10 पॉइंट मिलते हैं 500 की सेल पे, तो 10 लाख की सेल पे कितने मिलेंगे, उतने पॉइंट्स एक्रू हो गए। एक्रू मतलब क्या समझने को आता है, ये होता है अपने को। तो 10 लाख के 10 पॉइंट मिलते हैं 500 की सेल पे, तो 10 लाख पे कितने पॉइंट्स एक्रू हो गए। तो ये इससे आपका ऐसे भी आ जाएगा। अब मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, सिर्फ फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ आपको। देखो सेल कितने की हुई है 10 लाख रुपए की, है ना। फिगर्स लैक्स में बात करते हैं हम। एंट्री तो पता है, डेटा डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल टू डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। या लाइबिलिटी ऑफ लॉयल्टी फॉर लॉयल्टी पॉइंट भी लिख सकते हो आप, बीइंग गुड सोल्ड का। अब आता है स्टैंड अलोन प्राइस, देखो दोनों का क्या क्या है। स्टैंड अलोन प्राइस गुड का क्या है 10 लाख रुपए, लैक्स में लिख रहे हैं हम। और एसएपी क्या है लॉयल्टी पॉइंट का। सबसे पहले देखते हो आप पॉइंट्स एक्रूड, फिर देखते हो आपकी भाई इन पॉइंट्स पे वैल्यू पर पॉइंट कितना है, उसके बाद देखते हो प्रोबेबिलिटी। ऊपर का छोड़ो, ये ठीक है, वैल्यू पर पॉइंट और प्रोबेबिलिटी तो ठीक है।
अब एक चीज़ बचती है, आपको देखना है पॉइंट्स एक्रूड, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे अभी हमने निकाला 500 पे 10 मिलते हैं आपको, तो 10 लाख पे कितने मिलेंगे, फिगर्स इन लाख है ना, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 लाख, तो आपके हो गए 0.20 पॉइंट्स, ठीक है, या फिर 20,000 कह सकते हो आप। अगर वैसे पूरे में लिखोगे, पूरे अमाउंट में लिखोगे, लैक्स में नहीं लिखोगे, तो आपको 0.20 इंटू 0.50 इंटू 0.1, तो आपका आ जाएगा 0.10, ठीक है। इसको आप और को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि लैक्स में लिख रहे हैं हम, तो 0.20 आपका ये हो गया पॉइंट्स एक्रूड इंटू 0.50 इंटू 1, ठीक है। कितना, ये क्या है, पॉइंट्स एक्रूड, नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये अमाउंट में लिखा है कि कितना वैल्यू पर पॉइंट है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। स्टैंडर्ड प्राइस आ गया दोनों का। अब ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना है, हो गया खत्म। एलोकेट करो रेवेन्यू, कैसे करना है, गुड्स के लिए 10 इंटू 10 बाय 10.10, ये रहा। और लॉयल्टी पॉइंट में भी इस स्टैंडर्ड, इसको जो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है 10 लाख, उसको आपको देखो यही करते थे हम पहले भी, जो ट्रांजैक्शन प्राइस होता है उसको आप एलोकेट कर देते हो। जो आपके पीओज होते हैं, 2 पीओज हैं यहाँ पर, एक है गुड और एक है लॉयल्टी पॉइंट, तो यहाँ पर एलोकेट कर रखा है। एक आया 9.9009 और एक आया 0.0991, ठीक है। तो ये कर दिया आपने, पहला हो गया आपका ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर आपने एक एजम्पशन लिया कि आपकी प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं थी उस क्वेश्चन के लिए, तो आपने 100% मान लिया। अब मैं आता हूँ इसके सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देखते हैं क्या है इसमें सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन में अभी फर्स्ट पार्ट में कोई रिडम्पशन की बात नहीं गई थी, इसलिए हमने वहीं रोक दिया इसको, ठीक है। अब बी पार्ट देखते हैं, देखो क्या, हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 17-18। अब वही ऊपर वाले फैक्ट्स क्या आ जाएंगे सारे यहाँ पर। द कंपनी हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू प्रेजेंट द सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन एज इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, टोटल सेल इज 5,000 लाख। अब कंपनी आपसे क्या कह रही है, देखो कह रहा है, पहली चीज़ तो कंपनी पूछती है कि जो हाउ शुड द रिडम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन द ईयर 17-18 में रिडम्पशन की ट्रांजैक्शन कैसे करोगे, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, 17-18 में रिडम्पशन की ट्रांजैक्शन आप कैसे करोगे। मुझे एक बात बताओ, अगर ये इतना ही क्वेश्चन दे रखा होता तो क्या करते। इतना क्वेश्चन अगर दे रखा होता, आगे तो एक वैसी फैक्ट दे रखा है, अभी 17-18 में रिडम्पशन हुई कितने की है, 1 करोड़ पॉइंट इशू करे हैं, और कह रहा है 17-18 की अगर बात करें, कह रहा है मैंने 1 करोड़ पॉइंट इशू करे हैं, जिसमें से 18 लाख अनडिस्काउंटेड है। मतलब 17-18 में 82 लाख हो गया होगा इसका रिडीम, तो वो जो 82 लाख रिडीम हुआ है उसकी एंट्री पूछ रहा है। उसकी तो एंट्री पता है अपने को, है ना। रिडम्पशन में हम क्या करते हैं वो सब चीज़ें हमें पता ही है ना। दिखा देता हूँ फिर भी कि भाई रिडम्पशन पर क्या एंट्री करनी होती है। रिडम्पशन 17-18 की साफ स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है, बस भाई ये क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ना बहुत पड़ता है, फिर तो हो ही जाता है। ये देखो, ये वाली करती हैं चीज़ें हम रिडम्पशन पर, ये वाली एंट्री करते हैं, और ये वाला नीचे ये सब जो है अभी करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या, द कंपनी हैज़ रिक्वेस्टेड यू टू प्रेजेंट द सेल ऑफ गुड्स एंड रिडम्पशन एज इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। कह रहा है एक सेल ऑफ गुड की ट्रांजैक्शन दिखानी है, वो हम जो दिखाते हैं जनरली, और दूसरी ट्रांजैक्शन दिखानी है आपको रिडम्पशन वाली, ठीक है। और कह रहा है बताओ कि अगर सेल 5,000 लाख है, सेल बताना तो पड़ेगा ना कितनी है भाई, सेल कितनी है। जैसे ऊपर बता रखा था कि सेल 10 लाख है, यहाँ पर भी बताया 5,000 लाख सेल है, तो 5,000 लाख जो है सेल है, वो कितना फिर आप इसमें रिकॉर्ड कैसे करोगे। आप देखिए सोल्यूशन से देखते हैं इसका, देखो क्या आता है सोल्यूशन। ये देखो कह रहा है 17-18 की बात कर रहे हैं, टोटल सेल है आपकी 5,000 लाख। जनरल एंट्री सब चीज़ें छोड़ दो, जनरल एंट्री बता दो भाई, सेल इतनी है तो जनरल एंट्री आप क्या करोगे। डेटर डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल, ये जनरल एंट्री रहेगी आपकी। टू डेफर्ड रेवेन्यू या फिर लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स, है ना, ये वाली एंट्री रहती है। इसमें कोई वो मत करना, ये तो चीज़ आपको आती है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो डेटर डेबिट सेल, तो जितने ट्रांजैक्शन प्राइस है आपका 5,000 लाख, वो लिख दिया आपने। अब यहाँ पर कितना अमाउंट लिखूँ, यहाँ पर कितना अमाउंट लिखूँ, वो आपको पता है कैसे निकले। कितने पीओ हैं, 2 पीओ हैं, ठीक है, एक गुड है और एक लॉयल्टी पॉइंट है, एक गुड है और एक लॉयल्टी पॉइंट है। ट्रांजैक्शन प्राइस है आपका 5,000 लाख। ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो पे बांटना होता है। स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो निकाल लो, कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ें आपको आता है। गुड का क्या है स्टैंड अलोन प्राइस 5,000, लॉयल्टी पॉइंट का स्टैंड अलोन प्राइस कितना है वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स एक्रूड 500 पे मिलते हैं 10, तो 5,000 लाख की सेल पे कितने मिलेंगे। आ गया पॉइंट्स एक्रूड, वैल्यू पर पॉइंट है 50 पैसे, और प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, यहाँ पर भी नहीं बोल रखा प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी जो दे रखा है वो तो 80% जो बोल रखा है इसने, जो 18 लाख अनडिस्काउंटेड है उसकी बात कर रहा है। वो जो अनडिस्काउंटेड है उसकी प्रोबेबिलिटी 80% है, ऐसा बता रहा है वो वहाँ पर, है ना। वो अलग चीज़ है, वो उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि इनकी रिडम्पशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100%, कुछ नहीं दे रखा, 100% मानो, ठीक है। एजम्पशन करो इसमें 100%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 500 पे आपको 10 मिलते हैं, ठीक है, 500
जो है आपका 500 पे 10 पॉइंट मिलते हैं तो 5000 लाख पे कितने पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया, इंटू कर दोगे आप फेयर वैल्यू से, इंटू करोगे आप फेयर वैल्यू कितनी है 0.50 और प्रोबेबिलिटी 100% है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिडम्पशन है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिडम्पशन वहाँ पर जो दे रखी है क्वेश्चन में ऊपर, वो दिखाऊंगा अभी मैं आपको वो कहाँ यूज होनी है। तो आपका इसका दोनों का स्टैंड अलोन प्राइस आ गया है यहाँ पर। अब क्या करना होता है, ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो पे आपको बांटना होता है। तो बांट रखे नीचे देखो 5000 इंटू 5000 बाई 5050 और 50 इंटू 5000, ये दोनों अमाउंट यहाँ आ जाएगा। सिंपल से आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ईयर एंड पर, अब आते हैं हम ईयर एंड पर, अब आते हैं हम रिडम्पशन पर, अब आते हैं हम रिडम्पशन पर। रिडम्पशन पर क्या करना होता है, रिडम्पशन पे एक जनरल एंट्री करनी होती है आपको ऐसे वाली, ठीक है। अब इसको करने से पहले आप ये निकाल लेना कि अमाउंट कितना ट्रांसफर करना है आपको रेवेन्यू में। इस एंट्री करने से पहले क्या निकालोगे, नीचे वाला। अब पहले क्या कहता है, कह रहा है डेफर्ड रेवेन्यू इनटू पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स टू बी अवेल्ड, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू इनटू पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स टू बी अवेल्ड। अब देखो डेफर्ड रेवेन्यू ऊपर दे रखा है, ये आपने ये करा है, अभी भी एक एंट्री करी है पहली एंट्री वाली, ठीक है। यहाँ से डेफर्ड रेवेन्यू आपका आ जाता है क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है। डेफर्ड रेवेन्यू इनटू में क्या करना है, पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट, ठीक है। पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट, कितने पॉइंट्स अवेल हो चुके हैं अभी तक। क्वेश्चन में तो यार 17-18 की बात कर रहे हैं ना, साफ साफ ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इसी क्वेश्चन में अगर मैं दिखा देता हूँ दोबारा से कि 17-18 की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो 17-18 की, 17-18 में कितने पॉइंट्स अवेल्ड हो गए हैं। 1 करोड़ इशू करे थे जिसमें से 18 लाख बचे हैं, मतलब 82 लाख अवेल्ड हो गए, है ना। तो 82 लाख अवेल्ड हो गए, पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स टू बी अवेल्ड। आपका एस्टिमेट क्या कहता है कि कितने पॉइंट अवेल्ड होंगे टोटल। देखो अब इसकी मैं बात करूं टोटल पॉइंट्स अवेल्ड वाले की, नीचे जो लिखना होता है आपको, उसमें 82 तो अवेल्ड हो चुके हैं, रिमेनिंग 18 में से कितने 80% चांस है कि वो वाले रिमेनिंग 18 में से अवेल्ड होंगे, है ना। आओ देखें कैसे करना होता है। कह रहा है डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है, ऊपर से आ गया ये, ठीक है, इंटू अभी तक पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट 82, ठीक है। ये रहा पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट कितना हो गया यहाँ पर 82 डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टोटल पॉइंट टू बी अवेल्ड 82 प्लस 18 का 80%, ये आपका बेस्ट एस्टिमेट है जो एस्टिमेट कहता है। ये एस्टिमेट चेंज भी हो सकता है, ठीक है, बट अभी के लिए जो एस्टिमेट आपका ये एस्टिमेट है। और डेफर्ड रेवेन्यू तो ऊपर से यहाँ पर जो आप एंट्री के जरिए लिखते हो आ जाता है। रेवेन्यू ऑन पॉइंट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड किया नहीं है, तो आप ऐसे करोगे तो आपका ये 42.110 आ जाएगा। करना क्या है इसका, कुछ नहीं, याद है आपको, पहले मैंने कहा था ये निकालो फिर जनरल एंट्री कर देना। जनरल एंट्री क्या करनी होती है, जो डेफर्ड रेवेन्यू, आपने जो रेवेन्यू को डेफर कर दिया ना कि बाद में बुक करूँगा, आज नहीं बाद में, डेफर, तो उसको उसमें से 49.5050 में से 42.1100 आप जो है आज इसको रिकॉग्नाइज कर दो। क्या करोगे, एंट्री ये वाली एंट्री कर दोगे, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमने कॉन्सेप्ट से ही देखी थी यारी। डेफर्ड रेवेन्यू लिखो यार, लायबिलिटी एक ही बात है, ठीक है। एंट्री कर दी वाली, आउट ऑफ दैट इतना पॉइंट आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्या कहता है, वी डोंट नो हाउ मच एक्चुअल कॉस्ट वाज इनकर्ड ऑन रिडम्पशन बट रेवेन्यूज इतने, इट्स डिफरेंस इज चेंज इन एस्टिमेट, ठीक है। अभी बताऊँगा चेंज इन एस्टिमेट कैसे रहता है, देखेंगे वो। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है अभी 42.110 लिखा है आपने, कुछ कैरी फॉरवर्ड किया होगा, एक्चुअल में जो आपका डेफर्ड रेवेन्यू था 49.5050 था, जिसमें से इतना बुक कर दिया आपने, तो इतना रह गया अभी आपका। अब आ जाओ ईयर 2 में, ईयर 2 में भी सेम यही चीज़ करनी है आपको। क्या करना है, सबसे पहले ये निकाल लो, कहता है कि डेफर्ड रेवेन्यू कितना है आपका। डेफर्ड रेवेन्यू जो एक बार निकाल दिया वही रहेगा, डेफर्ड रेवेन्यू तो 49.5050 ही रहेगा, ठीक है। आगे कहता है पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट, कितने पॉइंट्स अवेल कर लिया आपने टिल डेट। अब आ गए हम ईयर एंड 2 पे। ईयर एंड 2 पे इसको करने से पहले ना एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं और नीचे थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना हमारा रह गया। देखो आगे पढ़ते हैं, कह रहे 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। जिसमें जितना पूछा था ना वो हम निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं, ठीक है, वो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं बस, ठीक है, ये निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आगे आता है क्वेश्चन 3 में, हाउ मच डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट ईयर एंड 17-18। कह रहा है हाउ मच डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट ईयर एंड 17-18 बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन दैट ओनली 80% आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स विल बी रिडीम्ड। क्या पूछ रहा है कि भाई कितना डेफर्ड रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर दोगे इसी साल, कितना डेफर्ड रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर दोगे इसी साल। तो डेफर्ड रेवेन्यू था आपका 49.50, इसी साल कितना कर दिया आपने 42.10। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और पूछ रहा है कि बिकॉज ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ 80%, 80% वाली बात तो हमने ले ली थी, ठीक है, 80% वाली बात ले ली थी। आगे बढ़ते हैं,
कह रहे हैं, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया आपका। इन द नेक्स्ट ईयर 18-19 60% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स वर डिस्काउंटेड, बैलेंस 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स ऑफ 17-18 स्टिल मेन आउटस्टैंडिंग। अब कह रहा है अब आ जाओ 18-19 पे। 18-19 पे आप आ गए, अब 18-19 की एंट्री करनी है आपने, ठीक है। 18-19 में आपके 18 लाख जो है अभी अनडिस्काउंटेड पड़े। कह रहा है उन 18 लाख में 60% जो है आपका इस साल डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 18 लाख में 60% इस साल डिस्काउंट हो गया, 40% अभी भी रह गया, ठीक है। हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड द मर्चेंट रिक्वायर्स इन 18-19 एंड व्हाट विल बी द बैलेंस अमाउंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू। तो कह रहा है 18-19 में बताओ कि कितना आप रिकॉग्नाइज करोगे। तो ये रहा 18-19 की एंट्री, ठीक है। 18-19 में क्या करना है, एंट्री करनी होती है जब रिडीम करते हुए वाली एंट्री होती है, डेफर्ड रेवेन्यू डेबिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बट इसको करने से पहले ये कर लेना, कैसे, डेफर्ड रेवेन्यू तो उतना ही है जितना निकाला था आपने, है ना, इनटू पॉइंट्स अवेल टिल डेट। 82 लाख तो 17-18 में ही हो गए थे, 18-19 में कितने हुए, 60% ऑफ 18 डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेट। बेस्ट एस्टिमेट तो अभी भी सेम है आपका, तो यहाँ निकाला था ना आपने, इसको मल्टीप्लाई करके सबको 96.40, ये गया अभी भी बेस्ट एस्टिमेट, तो 96.40 ही है। माइनस कर दो रिवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 42 के बाद आप माइनस कर दो जो रिवेन्यू आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो 42.10, ठीक है, 1100। तो अब आपका इतना इस साल हो जाएगा, ये अमाउंट ऊपर आपने डाल दिया। अभी भी बैलेंस 1.855 बच गया। अब आ गए हम ईयर 3 में। ईयर 3 है आपका 2019 और 20, ठीक है। एक लाइन है यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या कहता है ईयर 3 के लिए। कह रहा है हाउ मच रिवेन्यू विल द मर्चेंट रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 1920 इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड फॉर द ईयर 2019-20। क्या था, 17-18 में आपके 18 लाख बचे, और फिर आपके आगे 18-19 में उन 18 लाख में से 60% हो आपके यूज़ हो गए, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पेंडिंग रह गए उसमें से कह रहा है 3 लाख यूज़ हुए हैं, ठीक है। इफ़ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड इन द ईयर 19-20। अब क्या एंट्री करोगे, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर ईयर 3 में पहले जो एंट्री करनी है आपको, कितने रह गए आपके पॉइंट्स, कितने रह गए हैं। आप एक बात बताओ, अगर ये कैंसिल या एक्सपायर हो जाते, वो यूज़ ही ना करता, तो भी एंट्री यही रहती, वो यूज़ करेगा तो भी एंट्री यही रह गई है। तो जो भी आपका बैलेंस रह गया, ये इतना था, पहले साल इतने रिकॉग्नाइज करा, दूसरे साल इतना, जो बैलेंस रह गया उसको यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा बस। साल में जब आप आए हो फ़र्क नहीं पड़ता कितने पॉइंट्स रिडीम हुए हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 3 लाख यहाँ कह रहा है पॉइंट रिडीम करें, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर आप एक्सपायर हो जाएंगे वाले पॉइंट्स तो भी यही एंट्री करोगे, सारे के सारे रिडीम कर लेगा, थोड़े बहुत रिडीम करेगा। 3 साल में तो एक्सपायर ही हो रहे हैं ना, 3 साल की तो वैलिडिटी थी इसकी, तो आज के दिन तो एक्सपायर हो रहे हैं, तो आज के दिन और कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब आता हूँ मैं उस एग्जाम्पल पर जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, ये है वो एग्जाम्पल, ठीक है। तो सारी चीज़ें दे रखी हैं इस एग्जाम्पल में, आपका कैशबैक भी दे रखा है, लॉयल्टी पॉइंट भी दे रखा है, और डिस्काउंट वाउचर भी दे रखा है। यकीन मानिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपने जो करा है सारा कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स कर दिया है। इस क्वेश्चन को हम 3 से 4 मिनट में कर सकते हैं, जल्दी से रीड कर लेते हैं और 3 से 4 मिनट में ख़त्म करके इसको साइड पे करते हैं, ठीक है। आओ क्या कहता है देखें फटाफट। ऑन 1/6/2019 ए लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 5 लाख टू अ कस्टमर, इट अलाउड हिम, तो ठीक है आगे देखो क्या कहता है। इट अलाउड हिम डिस्काउंट वाउचर दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर परचेज विच अलाउज हिम अफेक्टिव डिस्काउंट ऑफ 20% फॉर परचेजेस ऑफ 1 लाख। कस्टमर इज हैविंग प्रोबेबिलिटी 70% टू अवेल द वाउचर। इट विल एक्सपायर ऑन 31/3/2021, ठीक है। तो ये हमारा 19 को इसकी सेल हुई है, वैसे 1/6/19 को। कैशबैक है आपका, और दूसरी चीज़ एक और दी, कैशबैक फॉर 2000 विल बी गिवन आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। और लॉयल्टी पॉइंट भी दे रहा है 5000 हुज वैल्यू पर पॉइंट इज 2 रुपये विच कैन बी अवेल्ड अप टू 31/3/22। ए लिमिटेड एस्टिमेट्स 80% यूसेज ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, तीनों चीज़ें दे दी इसने। आगे कहता है एक्चुअली कस्टमर यूज डिस्काउंट वाउचर ऑन 28/2/2021, ठीक है, करा होगा उस दिन, फॉर परचेजिंग गुड्स ऑफ वैल्यू 1 लाख रुपये, 1 लाख है। ही वॉज अलाउड डिस्काउंट 20% ऑन 1 लाख, ठीक है। डिस्काउंट वाउचर जो दिया था ऊपर बता रहा है कि उसने कब रिडीम कर लिया वाला। आगे कहता है कस्टमर यूज 2000 लॉयल्टी पॉइंट इस डेट को, फिर 1000 इस डेट को, और 800 लॉयल्टी पॉइंट इस डेट को, ठीक है, करे होंगे इस डेट को, कोई दिक्कत ही नहीं है। लॉयल्टी पॉइंट के बारे में बता रहा है और कह रहा है ए लिमिटेड एस्टिमेटेड ऑन 31/3/2020 दैट कस्टमर विल यूज़। ये एस्टिमेट कहता है ए लिमिटेड का कि इतने इतने ईयर एंड पे इतना इतना उनका एस्टिमेट है। ऑन 31/3/2022 बैलेंस पॉइंट्स वर लैप्स्ड हो गए। लॉयल्टी पॉइंट वर यूज्ड बाय कस्टमर एट पेट्रोल पंप। ए लिमिटेड हैड टू पे 1.50 एट पेट्रोल पंप, जो है उसने पे करा। नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि डिस्काउंट वाउचर है, कैशबैक है और लॉयल्टी पॉइंट है। फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ।
इसका मीनिंग यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, कह रहा है ए लिमिटेड ने 1/6/2019 को ना सेल करी 5 लाख रुपए की, कस्टमर को 5 लाख रुपए की सेल करी है। तो उसके साथ उसने क्या करा, डिस्काउंट वाउचर दे दिया कस्टमर को कि भाई तू आगे परचेज करेगा ना 1 लाख रुपए की तो तेरे को 20% डिस्काउंट दे दूंगा, 1 लाख रुपए की परचेज पे 20% डिस्काउंट। तो कस्टमर इज, और 70% चांस है कि कस्टमर आएगा वापस। तो और ये जो है 31/3/2021 तक ही वैलिड है, ठीक है। कैशबैक है आपका 2000 रुपये का, कैशबैक जो है 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ थी आपका लॉयल्टी पॉइंट, लॉयल्टी पॉइंट है 5000, उस वैल्यू पर पॉइंट इज 2 रुपये, 5000 लॉयल्टी पॉइंट भी दे दिया इसको। दिस कैन बी अवेल्ड, ये लेकिन 31/3/22 तक आप अवेल कर सकते हो, वो 31/3/21 था, इसका 31/3/22 तक अवेल कर सकते हो। ए लिमिटेड एस्टिमेट्स 80% यूसेज ऑफ पॉइंट्स, कि ये जो 5000 पॉइंट है ना इसमें से 80% जो है इनिशियल एस्टिमेट है इसका, कि इनिशियली 80% ये एस्टिमेट करता है। फिर कहता है कस्टमर ने ना 28/2/21 को आ गया, ठीक है, डेट से पहले ही आया, फॉर परचेसिंग गुड्स ऑफ 1 लाख रुपए का माल खरीदने, क्योंकि 1 लाख पे ही 20% का डिस्काउंट था, तो मिल गया उसको 20% का डिस्काउंट, तो इस डेट पे आ गया, एंट्री मार देंगे हम रिडम्पशन की। और कस्टमर यूज़, और यहाँ पर 1 लाख का माल भी तो बिक गया हमारा, ठीक है। कस्टमर यूज़ 2000 लॉयल्टी पॉइंट, इस डेट को इतने यूज़ करें, इस डेट को इतने, और कह रहा है 31/3/2020 को 31/3 जो रिपोर्टिंग डेटा आपकी है ना, रिपोर्टिंग डेट को आपका इतना था, वो एस्टिमेट चेंज होता है कुछ, वो अभी देखेंगे हम क्या रहता है आंसर के जरिए। फिर 31/3/22 आ गई, इस दिन पॉइंट आपके लैप्स हो गए 31/3/22 को, तो ये लैप्स होने थे, ठीक है। और कहते हैं कि पेट्रोल पंप, एक्चुअली में ना क्या है पेट्रोल पंप की बात जो कह रहा है यहाँ पर 1.5 रुपया, तो क्या है कस्टमर ना हमारे पास नहीं आया सामान खरीदने के लिए, हमने पेट्रोल पंप, जैसे नहीं पेट्रोल भरवाने जाओ, अगर आप पेटीएम से पे करते हो तो आपको 1.5 रुपया 1 रुपया, मतलब ऐसा कुछ 100 रुपये का भरवाओ तो 1.5 रुपये कैशबैक आ जाता है आपको, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि कंपनी ने पेट्रोल पंप वाले को 1.5 रुपया दिया, माल कंपनी ने नहीं बेचा, बट कंपनी की फिर भी कॉस्ट लगी उस चीज़ को बेचने में, माल कंपनी ने नहीं बेचा। ये पॉइंट्स जो है थे आप कहीं पर भी रिडीम कर सकते थे, तो कस्टमर ने पेट्रोल पंप पे जाके पॉइंट्स को रिडीम करा, तो जहाँ पर उसको 1.5 रुपये का जो है आपने कस्टमर जो पेट्रोल पंप वालों को देना पड़ेगा, 1.5 रुपया पॉइंट आप जो है पेट्रोल पंप वाले को दोगे, ठीक है। तो आपका गुड तो कुछ गया नहीं, बट आपकी कॉस्ट लग गई अब, है ना। फिर जेब से आपके कुछ, आपका गुड नहीं गया, गुड्स आपसे खरीदा ही नहीं उसने, पेट्रोल पंप जाया, पेट्रोल भरवा लिया, अब क्या है 1.5 रुपये आप जो है ना पेट्रोल पंप वाले को आप दोगे, ठीक है। पेट्रोल पंप वाले को आप जो है आपकी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। कुछ नहीं है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो ये है सोल्यूशन इसका, मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया। तो सबसे पहली डेट आती है 1/6/2007, क्वेश्चन भी देखेंगे सोल्यूशन भी देखेंगे, ठीक है। तो पहली डेट आती है 1/6/2019, तो पहली डेट आती है आपकी 1/6/2019, आज के दिन आपकी सेल हुई है। तो सेल के दिन एंट्री क्या करते हैं, अब तो आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। अभी तक आप यहाँ डेटर्स लिखते थे, डेटर भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू टू, आगे क्या था, अभी तक तो हम क्या लिख रहे थे स्पेसिफिक, अगर डिस्काउंट वाउचर है तो लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर, लॉयल्टी पॉइंट है तो लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स, है ना, ऐसे स्पेसिफिक लिख रहे थे। बट हमने पता है ना कि पीओज जितने हैं उतने आपको यहाँ लिखना पड़ेगा नीचे। तो पीओज कौन कौन से होते हैं, कैशबैक भी अलग पीओ होता है, लॉयल्टी पॉइंट भी अलग पीओ होता है, डिस्काउंट वाउचर भी अलग पीओ होता है ना। तो ये तीनों को आप एंट्री कैसे, ऐसी रहेगी एंट्री। आई होप आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होगी एंट्री कैसे क्यों कर रखी है। बैंक डेबिट टू रेवेन्यू टू लाइबिलिटी फॉर कैशबैक, लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर, लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स। अब 5 लाख रुपए आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, आपको जिसको इसको अपन स्टैंडर्ड प्राइसेस की रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टैंडर्ड प्राइस हर चीज़ का कैसे निकालना है आपको आता है। गुड्स का तो 5 लाख ही लोगे, ठीक है। कैशबैक का तो जो है 100% ही रहता है, वो हमने देखा ही था, है ना। कॉन्सेप्ट जब हम समझ रहे थे तो देखा था कि कैशबैक में तो कोई फॉर्मूला लगता नहीं है, ठीक है। बाकी डिस्काउंट वाउचर लॉयल्टी पॉइंट में फॉर्मूला लगता है, ठीक है। पहले बात करते हैं डिस्काउंट वाउचर की। डिस्काउंट वाउचर में सबसे पहले देखते थे कि आप डिस्काउंट, अफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है आपकी। अफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज है यहाँ पर 20%, कि भाई 20% डिस्काउंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आप देखते थे कि फ्यूचर में कितने की परचेज कर सकता है, एक्सपेक्टेड कितना है, 1 लाख रुपए की परचेज कर सकता है। तीसरी चीज़ देखते थे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इस चीज़ की, तो 70% प्रोबेबिलिटी है, दे रखे हैं यहाँ। तो ये 3 चीज़ें दे रखी हैं आपको, उससे आपका फेयर वैल्यू आ जाएगा। और जो फेयर वैल्यू है इसकी वही आपका स्टैंडर्ड प्राइस है। और लॉयल्टी पॉइंट में भी ऐसे ही आएगा कि पॉइंट्स अक्रूड टिल डेट, कितने पॉइंट्स अक्रू हो गए हैं, 5000 पॉइंट्स, वैल्यू पर पॉइंट है 2 रुपये, और आपका कितना एस्टिमेट, आप कितना परसेंट चांस है कि वो प्रोबेबिलिटी कितनी है रिडीम करेगा, 80% चांस है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा। तो आपका जो ट्रांजैक्शन प्राइस है 5 लाख रुपये, ट्रांजैक्शन प्राइस को हम
स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो पे बांट देंगे यहाँ पर। तो ये ऊपर ट्रांजैक्शन प्राइस को स्टैंड अलोन प्राइस की रेशियो में बांट रखा है, ठीक है। टोटल स्टैंड रेशियो है ना, तो 5,24,00,000 जो 24,000 जो आपकी वो स्टैंड अलोन प्राइस का रेशियो का टोटल है। तो आपको ये बांटना आता है, इसमें हम डिस्कशन नहीं करते अभी आगे। 1/6 को एंट्री हो गई वाली। अब आगे आ गई 1/9/2019। 1/9/2019 को ना ये देखो यहाँ पर लिखा था कि विल बी गिवन आफ्टर 3 मंथ्स। तो 3 महीने बाद जो डेट आती है वो 1/9/2019 आती है सबसे पहले। तो 1/9/2019 को 2,000 रुपये का जो कैशबैक है वो कस्टमर को दे दो। तो कितनी लाइबिलिटी तो थी हमारी 1908, बट आपने कैशबैक कितना देना है उसको 2,000 रुपये। तो डिफरेंस जो है वो P&L में चला जाएगा। इसको आप कहते हो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या कहते हो इसको आप? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। अभी जो हमने नोट देखा था पीछे, दोबारा से दिखा देता हूँ, वहाँ पर लिखा भी था कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। यहाँ से लिखते हैं कि अगर कोई चेंज आता है तो इसमें आप कहते हो इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे डेट भी हो गई। आगे आती है एक नेक्स्ट डेट कौन सी आती है इसमें देखें तो नेक्स्ट आती है 1 जनवरी 2020, ठीक है। 1 जनवरी 2020 वहाँ तो क्लियर करता डिस्काउंट वाउचर में वो कब आया था, 28/2/21 को, ठीक है। तो लाइबिलिटी लॉयल्टी पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं अभी। 1 जनवरी 2020 को 2,000 लॉयल्टी पॉइंट जो हैं वो कस्टमर ने यूज़ करे, ठीक है। एक तो ये वाली बात कह रहा था यहाँ पर 1 जनवरी 2020 को। तो 1 जनवरी 2020 को जिस दिन कस्टमर ने लॉयल्टी पॉइंट यूज़ किए तो उस दिन आप क्या एंट्री करोगे? कोई एंट्री नहीं करनी। कस्टमर ने आपके पास थोड़ी आया, कस्टमर आपके पास तो आया नहीं है। कस्टमर तो किसके पास गया? कस्टमर तो पेट्रोल पंप पे गया। बट एक चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो यूज़ हुए ना लॉयल्टी पॉइंट्स, आपके जो कह रहे हो कि लॉयल्टी पॉइंट्स यूज़ हुए हैं, आज 2,000 लॉयल्टी पॉइंट यूज़ हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर सर ने क्या नोट लिख पाया है, कह रहे हैं 1 जनवरी 2020 को इधर फ्रेश सेल वर मेड एट लोअर वैल्यू, फ्रेश सेल वर मेड एट लोअर वैल्यू। लॉयल्टी पॉइंट्स यूज़ होते हैं तो क्या होता है, आप अगर वो आपसे खरीदता अगर आपसे तो क्या होता, फ्रेश सेल होती है आपकी बट लोअर वैल्यू पे होती, क्योंकि लॉयल्टी पॉइंट्स भी तो रिडीम हो गए, उससे वैल्यू कम नहीं हो जाएगी सेल की। या फिर फ्रेश सेल वर मेड एट 0 वैल्यू, या तो ये हो सकता था, ठीक है। अब बट इस क्वेश्चन में जो कस्टमर जो है वो हमारे पास तो आया ही नहीं है, कस्टमर तो है वो कहीं और चला गया, पेट्रोल पंप पे चला गया कस्टमर। तो कस्टमर वहाँ जाके यूज़ करेगा लॉयल्टी पॉइंट्स, कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स को यूज़ करेगा तो आपकी 1.5 रुपये की कॉस्ट पड़ेगी। आपके यहाँ से सेल नहीं हो रही बट आपकी फिर भी 1.5 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। तो वो जो 1.5 रुपये की कॉस्ट आपकी पड़ रही है उसकी जो एंट्री है जनरल एंट्री, वो क्या रहेगी आपकी? सिंपल सी एंट्री है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू बैंक, ठीक है जी। तो क्या एंट्री रहेगी इसकी? कुछ नहीं है। लॉयल्टी पॉइंट्स जब यूज़ करते हैं ना तो आपको कोई एंट्री नहीं करनी होती। जब भी ध्यान रखना, जब भी लॉयल्टी पॉइंट यूज़ करेगा कस्टमर, आपके पास तो आया नहीं है तो आप एंट्री क्यों करोगे? बट हाँ, आपके जेब से जो 1.5 रुपये गया है ना तो आप उसमें क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू बैंक, 1 जनवरी 2020। अब आगे बढ़ते हैं। अब साल का एंड आता है, रिपोर्टिंग डेट है, साल के एंड में रिपोर्टिंग डेट आती है आपकी 31/3/2020 आती है। अब देखो क्या है, जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था, अब इस डेट पर हमने क्या एंट्री करनी है वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के जरिए तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ से कि क्या कह रहा था। कह रहा है कि दीज वैल्यूज़ आर कैलकुलेटेड एट इंसेप्शन, जो कि हमने कर लिया ऑलरेडी, जो हमने पहली एंट्री में निकाल के दिखा दिया है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में दिखा दिया था। एंड रिवाइज दैट ईट रिडम्पशन एंड रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। रिडम्पशन या रिपोर्टिंग डेट पर इसको आप रिवाइज करते हो, रिपोर्टिंग डेट पर क्या करते हो, इसको आप रिवाइज करते हो। अब यहाँ पर जब रिडीम हो जाता है, ये देखो यहाँ पर लिखा है डिस्काउंट वाउचर एंड लॉयल्टी पॉइंट्स आर रिडीम, तो रिडम्पशन पे ये वाली एंट्री रहती है आपकी। बट ये वाली एंट्री करते क्या हो? अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं आपको अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली एंट्री दिखाई है, वो ये लास्ट वाला पॉइंट था, इससे रिलेटेड थी वो, ठीक है। अब रिडम्पशन पे जो आपने एंट्री करी है ना, अब वाली एंट्री आपको करनी कब है ना, ये वाली एंट्री आपने लॉयल्टी पॉइंट को रिडीम करा है। एक तो चीज़ है, देखो आपने सबसे पहले बुक कर दिया स्टार्टिंग में, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में तो बुक कर ही दिया था इसको, है ना। उसके बाद आई डेट ये वाली 1 जनवरी 2020 आपकी कॉस्ट लगी है यहाँ पर, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने बुक कर ली, उस चीज़ को अलग रखते हैं अभी, ठीक है। इसको इग्नोर करो, अभी चलेगा, ठीक है। अब रिपोर्टिंग डेट जो है ना आपकी 31/3/20 को, इस दिन आप जो लॉयल्टी पॉइंट का रेवेन्यू था ना, जो आपने डेफर कर दिया था, उसको लिखोगे आप यहाँ पर। कैसे लिखोगे? आपका था लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट 7634। रिमेंबर, जब रिडम्पशन करते हैं तो आपको एंट्री क्या करनी होती है? ये वाली एंट्री करनी होती है, लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट डेबिट टू रिवेन्यू। बट इससे पहले मैंने कहा था आपको कि इसका ये निकाल लेना, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा था ना, डेफर्ड रिवेन्यू इनटू पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट डिवाइड बाय बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टोटल पॉइंट टू बी अवेल्ड। तो इसके जरिए आपको यहाँ पर ये वाली एंट्री करने से पहले ये निकालना होता था रिडम्पशन के डेट पर। तो यहाँ पर क्या क्या हो गए? डेफर्ड रिवेन्यू कितना है? 7634। बहुत सिंपल है, अभी जो पढ़ा पिछले क्वेश्चन में वैसा ही है। डेफर्ड रिवेन्यू 7634 है और इनटू करना है पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट,
31/3/2020 को खड़े हैं, इस साल कितने पॉइंट्स अवेल करें बताओ, कितने? 2000। बेस्ट एस्टिमेट ऑफ टोटल पॉइंट्स टू बी अवेल्ड। बेस्ट एस्टिमेट तो क्वेश्चन में दे रखा है, देखो यहाँ पर नीचे दे रखा था क्वेश्चन में कि कितना बेस्ट एस्टिमेट है। ये देखो 31/3/2020 को ए लिमिटेड एस्टिमेटेड कि उसका बेस्ट एस्टिमेट कितना है 4500, तो 4500 उसका बेस्ट एस्टिमेट था, तो इसलिए हमने लिख दिया 4500। अभी तक कोई रिवेन्यू रिकॉग्नाइज तो किया नहीं है, तो किया गया अमाउंट आपका, ठीक है। तो 3393 आपने यहाँ पर लिख दिया। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है, आपने जब रिडम्पशन करा तो एंट्री करनी होती है, वाली एंट्री कर दी, ठीक है। तो 7634 थे, जिसमें से इतना आपने रिवेन्यू जो डेफर करा था इस दिन बुक कर दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। अब आती है डेट 28/2/2021। 31/3/20 थी, पूरे साल कुछ नहीं हुआ। 28/2/2020 को डिस्काउंट वाउचर वाला कस्टमर का डिस्काउंट वाउचर मतलब लेके आया, कह रहा है 1 लाख रुपए के मेरे को सामान खरीदना है, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, 80,000 का पड़ेगा, ठीक है। तो आपका एक तरह से 20,000 से रेवेन्यू गिर गया, कस्टमर आ गया, अब हमें डिस्काउंट पर उसको सामान बेचना पड़ेगा, 20,000 से रेवेन्यू आपका कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए, एक जनरल बात कर रहा हूँ, कॉस्ट तो आपको उतनी ही लग रही है ना, जो आपका सामान बेचा है आपने 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए का 80,000 में, कॉस्ट तो उस चीज़ पर उतनी ही लगी होगी ना आपको। तो एक जनरल बात थी। अब इसमें क्या करोगे, जिस दिन डिस्काउंट वाउचर वो यूज़ करने आ रहा है, इसमें रिडम्पशन की डेटा है क्या, इसमें वो सब फॉर्मूला लगाऊंगा मैं जो भी हम बात कर रहे थे, डेफर्ड रिवेन्यू इनटू पॉइंट्स अवेल्ड टिल डेट डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेट वगैरह, ना कुछ नहीं, एक साथ ही रिडीम हो गया, एक साथ खरीद लिया इसने, सारा जितना भी था ना आपका 13359 इकट्ठा एंट्री कर दो, लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर डेबिट टू रिवेन्यू, खत्म, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट डेट पर, 31/3/21 आ गई, अब 31/3/21 आ गई अब, ठीक है। अब इस दिन पे क्या करना है, देखो इस साल तो कोई 31/3/20 को आपने करा था यहाँ पर, हाँ 31/3/20 को भी करा, 21 को भी करोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर आपका देखो इस साल तो आपका 2000 लॉयल्टी पॉइंट यूज़ हुए थे, इस साल तो कोई नहीं हुए, इस साल तो करे नहीं ना 20-21 में, तो आपने लॉयल्टी पॉइंट यूज़ ही नहीं करे, बट आपका एस्टीमेट चेंज हो रहा है यहाँ पर। एस्टीमेट क्या कहता है कि अब आपको लगता है कि 4800 पॉइंट्स आपके रिडीम होंगे इन टोटल, 5000 पॉइंट्स थे, जिसमें से ये कह रहा है 4800 का एस्टीमेट है हमारा, तो कुछ नहीं है, आपने दोबारा से चेक करो, आपके डेफर्ड रिवेन्यू कितना था 7634, जिसमें से 2000 तो आप क्या कहते हो, ये 2000 क्या है कि भाई जो अभी तक मैं पॉइंट्स अवेल जो कर चुका है कस्टमर, ठीक है, इतना तो पॉइंट्स कस्टमर अवेल कर चुके हैं। एस्टीमेट कहता है कि 4800 जो है टोटल पॉइंट्स अवेल होंगे, अभी कह रहा था कि 4500, अब कह रहा है कि 4800 अवेल होंगे, और माइनस कर दो जितना अवेल कर चुके हो। अब दिक्कत क्या है, अब ये हो गया माइनस में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, माइनस में आ गया तो क्या हो गया, तो आपका एस्टीमेट चेंज हो रहा है। आप जनरली क्या एंट्री करते थे जिस दिन, अगर एस्टीमेट चेंज भी हो रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। अगर आपने पहले इसको 2 लाइबिलिटी फॉर डिस्काउंट वाउचर में 13359 सॉरी यहाँ पर 2 लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट में 7634 लिखा था, जिसमें से आपने यूटिलाइज कर दिया 3393, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं यार ये तो एस्टीमेट चेंज हो रहा है, उल्टी साइड नेगेटिव साइड में है ना, जो पहले बुक कर दिया था उसके एस्टीमेट में अब चेंज आ गया, जो पहले बुक कर दिया था उसके एस्टीमेट में चेंज आ गया, तो क्या करोगे, ये वाली एंट्री कर दो, रिवर्स कर दो इसको। भाई अभी तो हम इसको यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे, है ना, जैसे इसको 2 में था तो बाय में लिख के यूटिलाइजेशन कर रहे थे, बट ये 7634 था, अब यहाँ क्या लिख दोगे आप, रेवेन्यू फॉर लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट्स, अपोजिट एंट्री है ये वाली, है ना। यहाँ पर आपने करी थी लाइबिलिटी फॉर लॉयल्टी पॉइंट डेबिट टू रेवेन्यू, जो कि हमने बात करी थी एंट्री करते हैं, लेकिन अगर आपका ऐसा कुछ होता है तो आप ऐसे वाली रेवेन्यू को रिवर्स कर दोगे, रेवेन्यू को रिवर्स कर दोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हो गई 31/3/21 की एंट्री। अब आता हूँ आगे कहता है 1/5/21 को 1000 पॉइंट यूज़ हुए, 1/12/21 को 800 पॉइंट यूज हुए, मतलब दोनों एक साल में ही फॉल करते हैं। तो 1/5/21 को आप वाली एंट्री कर दोगे, 1000 पॉइंट यूज हुए, 1.5 रुपये का 1 पॉइंट था, है ना, आपकी कॉस्ट लगी है, जेब से कुछ नहीं, कॉस्ट तो मतलब आपके सेल तो हुई नहीं है बट आपकी कॉस्ट लगी है। 1/11/21 को भी आपकी कॉस्ट लगी है। अब आ गए 31/3/22 को, आज के दिन क्या करोगे आप, आज के दिन दोबारा से वो जो एंट्री करते हैं आप, क्योंकि देखो रिवेन्यू तो आपने पूरा अभी तक किया नहीं है ना यूटिलाइज, यहाँ पर आपने 7634 लिखा था, जिसमें से 3393 यूटिलाइज कर दिया, फिर 212 रुपये से इसको बढ़ा दिया आपने वापस, है ना। तो अभी आखिरी डेट आ गई, अब तो 31/3/22 इसकी लास्ट डेट थी जब तक आप इसको यूटिलाइज कर सकते थे, तो आज के दिन तो आपको इसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखोगे, करोगे
पहले तो ये चेक कर लो भाई, डेफर कितना किया था स्टार्टिंग में, फिर अभी तक कितना यूज़ कर चुके हो, 2000, 1000 और 800 ये पॉइंट यूज़ हुए हैं। क्वेश्चन में भी लिखा है कि 2000, 1800 इतने पॉइंट यूज़ हुए हैं। टोटल एस्टिमेट कितना है आपका 4800 है ना। अब तो पूरा ही हो गया, देखो 48 और ऊपर नीचे भी 4800 माइनस जो अभी तक ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है 3393 रिकॉग्नाइज करे थे आपने, बट एक नेगेटिव फिगर थी तो उसको आपने नेगेटिव ही रहने देना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 4453 आएगा, आपका पूरा का पूरा सेटअप हो गया। तो आपने जो अपने यहाँ तीनों चीज़ों क्रेडिट करा था, आगे चल के आपने डेबिट करके उसको सेट ऑफ कर दिया। तो ये था पूरा क्वेश्चन, खत्म होता है यहीं पर क्लास आज का, ठीक है। अगली क्लास छोटी रहेगी, तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर अगली क्लास वाला क्वेश्चन हमने इसी क्लास में कर लिया, ठीक है। तो अगली क्लास में हम देखते हैं क्या सेटिस्फेक्शन बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। खत्म करते हैं आज की क्लास को। आप इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, और कैसी लगी मुझे वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि फर्दर जो आगे वीडियोज़ आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।